हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, चैप्टर 6 में हमारा आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन। देखिए फ्रेंड्स, डीएनए की स्ट्रक्चर जो है हमेशा पेपर में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए और डेफिनेट फ्रेंड्स आपको जितना पेपर में लिखना है मैं उतना फिक्स आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, और उतना ही आपको पेपर में लिखना है फ्रेंड्स। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले डीएनए की संरचना समझने से पहले चलिए इसके बारे में पहले देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी डीएनए की संरचना है, तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, तथा फ्रेंड्स पेपर में आपको यह भी पूछ सकता है कि वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल प्रस्तुत कीजिए, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स आपसे यह भी कह सकता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आए आपका आंसर वही है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनए की संरचना में क्या होता है। सबसे पहले तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी डीएनए की संरचना है उसका सर्वप्रथम अध्ययन जो है, यानी सर्वप्रथम इसकी स्टडी किसने की फ्रेंड्स, तो सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक नामक साइंटिस्ट ने सन 1953 में, किसमें फ्रेंड्स, 1953 में किया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो डीएनए की संरचना है तो इसका सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स, यानी फर्स्ट टाइम स्टडी किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने किया। देखिए फ्रेंड्स, किस सन में किया, उन्होंने 1953 में किया। इस कार्य के लिए फ्रेंड्स वाटसन एवं क्रिक को 1962 में यानी 1962 में फ्रेंड्स नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीएनए की जो दोहरी संचरण द्विकुंडलित संरचना है फ्रेंड्स, ये द्विकुंडलित संरचना है, इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने, तथा इनको इस कार्य के लिए 1962 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएनए मॉडल की जो प्रमुख बिंदु हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो डीएनए की संरचना में हमको दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा डीएनए की संरचना है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि डीएनए की प्रत्येक अणु में क्या होता है फ्रेंड्स, यानी इसके हर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं फ्रेंड्स, एक दूसरे के चारों ओर लिपट कर एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं, यानी डबल हेलिकल संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डीएनए की जो प्रत्येक अणु है उसमें क्या होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। पहले बात तो आपको ये याद रखना है, तथा साथ ही साथ ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे को चारों ओर से लिपट करके क्या करते हैं, एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रत्येक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दो श्रृंखलाएं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये किसके होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको कि प्रत्येक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, श्रृंखलाएं होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसको क्या याद रखना है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं फ्रेंड्स, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो दोनों श्रृंखलाएं होती है, ये आपस में हाइड्रोजन बंध के थ्रू क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों श्रृंखलाओं में क्या होता है, कुंडलनों का व्यास कितना होता है फ्रेंड्स, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या कहा फ्रेंड्स हमने कि दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं, यानी हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये आपस में क्या होती हैं, अटैच रहती हैं। दोनों श्रृंखलाएं क्या होती है फ्रेंड्स, इनके दोनों श्रृंखलाओं के कुंडलन का जो व्यास होता है, यानी दोनों श्रृंखलाओं के जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, तो इनके बीच का जो व्यास होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों श्रृंखलाएं जो होती है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी पॉलीपेप्टाइड की जो दोनों श्रृंखलाएं होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा हमने कि दोनों श्रृंखलाएं जो होती है पॉलीपेप्टाइड की, वो किसके माध्यम से जुड़ी होती है, नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, तो इसमें नाइट्रोजनी बेस फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स जो दो नाइट्रोजनी बेस हैं वो कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो पहला तो होता है हमारा क्या, प्यूरिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्या होता है हमारे पास जो नाइट्रोजनी बेस होता है वो प्यूरिन, और जो दूसरा होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, पेरिमिडीन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पेरिमिडीन होता है।
तो फ्रेंड्स इसमें नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यदि हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट क्या है इसमें कि प्यूरिन हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, प्यूरिन एवं पिरिमिडीन की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स, यानी ठीक है फ्रेंड्स, जो इनकी मात्रा होती है वो लगभग और लगभग क्या होती है फ्रेंड्स, बराबर होती है। यानी एकदम प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की मात्रा इक्वल होती है, यानी समान होती है। इसमें एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडीन रहता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको यह भी याद रखना है कि एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडीन अवश्य रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या याद रखना है कि प्यूरिन के साथ पिरिमिडीन हमेशा उपस्थित रहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि एडेनिन जो है हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमीन के साथ जुड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा एडेनिन है नाइट्रोजनी बेस, वो किसके साथ जुड़ेगा, थायमीन के साथ जुड़ेगा। तथा साथ ही साथ ग्वानिन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ जुड़ता है हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या याद रखना है आपको कि एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमीन के साथ जुड़ता है। तथा जो हमारा ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, डीएनए की यदि मैं बात करूं तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं। उसमें से पहला फ्रेंड्स हमारा एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा फ्रेंड्स साइटोसिन तथा चौथा थायमीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि हम आरएनए में जाते हैं तो वहां पे थायमीन के स्थान पे क्या आ जाता है फ्रेंड्स, थायमीन के स्थान पर जो नाइट्रोजनी क्षारक यूरेसिल आ जाता है। तो यही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स डीएनए तथा आरएनए में, आरएनए के नाइट्रोजनी बेसों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा एडेनिन होता है वो इस प्रकार से थायमीन के साथ हमेशा जुड़ेगा। तथा जो हमारा साइटोसिन होता है वो किसके साथ जुड़ेगा फ्रेंड्स, वो हमारा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, डीएनए के जो हमारे दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के कुंडलन की दूरी, यानी दोनों जो श्रृंखलाएं होती है फ्रेंड्स पॉलीपेप्टाइड, दोनों जो 2 कुंडलन होते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, तो दोनों जो कुंडलन होते हैं तो दोनों कुंडलन के बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी दूरी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी यदि हम बात करें तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो हमारा डीएनए का मॉडल है, तो इस डीएनए मॉडल के प्रमुख बिंदु यही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी को माध्यम में लेकर फ्रेंड्स यहाँ पे अपन डीएनए की संरचना देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डीएनए की स्ट्रक्चर शो कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, डीएनए की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि ये जो दोनों श्रृंखलाएं दिख रही है, यानी एक तो हमारा जो इधर का कुंडलन दिख रहा है फ्रेंड्स, और एक कुंडलन हमारा जो इधर का दिख रहा है। तो हमने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि डीएनए के प्रत्येक अणु में क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो हमारा एक स्ट्रैंड्स क्या होगा, ये वाला हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तथा दूसरा फ्रेंड्स हमारा इधर से हो गया ये वाला स्ट्रैंड्स। और हमने क्या बताया कि दोनों स्ट्रैंड्स आपस में लिपट कर, यानी देखिए फ्रेंड्स, ये वाला यहाँ पे आके अटैच हो रहा है इससे, तथा ये वाला स्ट्रैंड्स यहाँ पे आके इससे मिल रहा है। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स कि ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में लिपट करके क्या बनाते हैं, एक द्विकुंडलन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, एक द्विकुंडलित स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में लिपट करके एक द्विकुंडलित स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी दोनों आपस में यहाँ पे कुंडलित हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तथा एक द्विकुंडलित संरचना भी बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या कहा फ्रेंड्स कि ये जो श्रृंखलाएं होती है, ये दोनों श्रृंखलाएं किसकी होती है फ्रेंड्स, ये पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। यानी जो हमारी एक श्रृंखला ये दिख रही है फ्रेंड्स पूरी की पूरी, ये किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। और हमारी जो दूसरी श्रृंखला होती है इधर वाली, ये भी किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स कि दोनों पॉली में क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड की दो कुंडलित श्रृंखला बनी होती है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो दोनों कुंडलित पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं, यानी जो हमारी ये श्रृंखला है यहां से लेके ये देखिए ये जा रही है जो श्रृंखला कुंडलित होते होते, और ये वाली कुंडलित श्रृंखला, ये दोनों पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है। और ये आपस में फ्रेंड्स किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं, तो ये आपस में यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनकी ज्वाइंटिंग हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं फ्रेंड्स, तो दोनों स्ट्रैंड्स के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, वो इसके बीच की जो दूरी होती है वो इसका व्यास, यानी हम इसका कहें फ्रेंड्स तो इसका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका 20 व्यास तो कितना हो गया, 20 एंगस्ट्रॉम। वहीं फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो डीएनए में फ्रेंड्स क्या कहा हमने कि 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो होता है, पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, पहला होता है हमारा पास प्यूरिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, प्यूरिन होता है। और दूसरा होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो पिरिमिडीन होता है। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा पिरिमिडीन।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजन बेस हैं तो वो दो प्रकार के हो गए, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन। अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्यूरिन होता है वो भी दो प्रकार का होता है तथा पिरिमिडीन भी दो प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा प्यूरिन होता है वो एडेनिन एवं ग्वानिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सा होता है? एडेनिन होता है तथा ग्वानिन होता है। और वहीं यदि मैं पिरिमिडीन की बात करूं फ्रेंड्स, तो पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन होता है तथा हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे थायमीन होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझिए आप कि यानी यहाँ पे टोटल फ्रेंड्स 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है फ्रेंड्स, ये हमारी जो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, एक तो हमारी ये वाली हो गई और एक हमारी ये वाली हो गई। तो ये जो दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है फ्रेंड्स, ये आपस में किसके माध्यम से जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। वहीं यदि इसके मैं कुंडलन की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसके एक कुंडलन में, एक द्विकुंडलन में, यानी यहां से लेके फ्रेंड्स यहां तक की, तो इसके एक द्विकुंडलन में फ्रेंड्स ये आपस में क्या होते हैं? नाइट्रोजनी बेस के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है आपस में, तो इनमें नाइट्रोजनी बेस के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमीन, यानी एक हमारा पिरिमिडीन तथा दूसरा हो गया हमारा प्यूरिन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है, जो एडेनिन होता है वो किसके साथ जुड़ता है? हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है, तथा जो हमारा साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है। यानी फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एडेनिन क्या है हमारा? एडेनिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्यूरिन है, तथा साथ ही साथ जो हमारा थायमीन है फ्रेंड्स, ये क्या है? यहाँ पे पिरिमिडीन है। तो एक प्यूरिन जो होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे साइटोसिन हमारा पिरिमिडीन है तथा ग्वानिन हमारा क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे प्यूरिन है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि कुंडलन में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये फ्रेंड्स कैसे जुड़े होते हैं? हमेशा एक क्रम में जुड़े होते हैं। और कैसे सीक्वेंस में फ्रेंड्स? तो एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है तथा ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि जो हमारा ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच जो हमारा बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तथा एडेनिन एवं थायमीन के बीच हमेशा कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जो पॉलीपेप्टाइड की जो हमारी श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हमने क्या कहा फ्रेंड्स कि इसके एक द्विकुंडलन में, यानी यहां से लेके फ्रेंड्स मैं बात करूं कहां तक की, यहां से लेके यहां तक एक कुंडलन कहला गया फ्रेंड्स। ठीक है, तथा यहां से लेके यहां तक का फ्रेंड्स दूसरा कुंडलन कहला गया। तो ये एक कुंडलन की फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आगे मैंने यहाँ पे बता रखा कि यानी यहाँ पे जो एक कुंडलन की लंबाई है, यहां से मैं लूं फ्रेंड्स, यहां से लूंगा तो कहां तक होगा? एक कुंडलन यहां तक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यहां से एक कुंडल इसका यहां तक हो गया तथा दूसरा कुंडलन यहां से घूम के यहां तक हो गया। तो फ्रेंड्स इसके एक कुंडलन की लंबाई यानी एक द्विकुंडलन की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। वहीं फ्रेंड्स मैं नाइट्रोजन बेस की बात करूं तो इनके बीच में ये जो कुंडलन होता है फ्रेंड्स, तो इनके बीच में जो कुंडलन होता है ये फ्रेंड्स कैसा होता है? एक द्विकुंडलन में। यानी फ्रेंड्स मैं यदि यहां से लेके यहां तक बात करूं, ठीक है, या मैं यहां से लेके यहां तक बात करूं, तो इसके एक द्विकुंडलन में फ्रेंड्स 10 जोड़ी क्या होते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे एडेनिन तथा ग्वानिन की श्रृंखलाएं पाई जाती है, यानी 10 जोड़ी नाइट्रोजन बेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डीएनए के अंदर क्या कहा फ्रेंड्स? एक द्विकुंडलन के अंदर, एक द्विकुंडलन के अंदर कितने? 10 पेयर क्या होते हैं फ्रेंड्स? हमारे नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और ये एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा क्या क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा जो यहाँ पे हमारा जो एडेनिन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, तथा हमारा ग्वानिन हो गया, ये फ्रेंड्स क्या होते हैं? ये आपस में क्या कहलाते हैं? ये तो हमारे प्यूरिन होते हैं। तथा हमारा जो साइटोसिन है, और साइटोसिन के साथ क्या फ्रेंड्स? हमारा थायमीन है, ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? ये पी वाई यानी पिरिमिडीन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, क्या याद रखना है आपको कि एडेनिन तथा थायमीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? डबल बॉन्ड होता है। और जो हमारा ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच का बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि जो हमारा एडेनिन है, ग्वानिन है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो हमारे, ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो हमारा एडेनिन और ग्वानिन है तथा जो हमारा साइटोसिन एवं क्या फ्रेंड्स? थायमीन है, इनकी मात्रा जो होती है फ्रेंड्स, दोनों की क्या होती है? इनकी दोनों की मात्रा क्या होती है? एकदम इक्वल होती है, यानी क्या होती है फ्रेंड्स? समान होती है इनकी मात्रा। तो आपको साथ ही साथ में ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, और मैं यदि यहाँ पे नाइट्रोजन बेसों की बात करूं तो नाइट्रोजन बेस यानी फ्रेंड्स जो हमारा द्विकुंडलन के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन बेस है, 10 पेयर नाइट्रोजन बेस है, यानी नाइट्रोजनी क्षारक जो 10 जोड़ी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक नाइट्रोजनी बेस से लेके दूसरे नाइट्रोजनी बेस तक की यदि मैं दूरी की बात करूं तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दो नाइट्रोजन बेस की दूरी आपस में कितनी होती है फ्रेंड्स? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है।
ठीक है फ्रेंड्स, तथा प्यूरिन एवं पिरिमिडीन की मात्रा एकदम से समान होती है। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यदि 10 जोड़ी हैं तो यहाँ पे एडेनिन किसके साथ जुड़ा है, थाइमिन के साथ। फिर देखिए साइटोसिन किसके साथ जुड़ा है दोस्तों, ग्वानिन के साथ। अब देखिए यहाँ पे ग्वानिन जुड़ा है साइटोसिन के साथ, फिर इसके बाद थाइमिन जुड़ा है एडेनिन के साथ। तो ये इसी सीक्वेंस के साथ क्या होती है फ्रेंड्स, व्यवस्थित होते हैं। तो डीएनए की संरचना में बेसिकली फ्रेंड्स आपको इतनी चीजें मालूम होनी चाहिए, और पेपर में फ्रेंड्स इतने लिखेंगे आप तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको डीएनए की स्ट्रक्चर पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।